हाय एवरीवन, सीएमए इंटर लॉ के पेपर में जो अपना 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने उसका डिस्कशन करने वाले हैं। 70 मार्क्स का स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तीन चीज पे सुपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना, एथिक्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। एंड जो अपना एमसीक्यू वाला पोर्शन है, ये रहा एक सैंपल सेट ऑफ एमसीक्यूज। यहाँ लगभग 116 के आसपास एमसीक्यूज है। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और मैं क्या करूंगा ना, मैं इसका मार्क्ड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा एक बार सॉल्व कर लेने के बाद में, ताकि आपका एग्जाम के जस्ट पहले आप एक बार एटलीस्ट ग्लांस तो कर ही पाओ। भले आपको वीडियो देखने का टाइम ना मिले, बट एक बार ग्लांस कर पाना। और ये वीडियो भी आपका एग्जाम से जस्ट पहले के पर्सपेक्टिव से बनाया जाएगा कि एकदम क्विक, मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना और फटाफट 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 वीडियो को कंप्लीट कर लेना, ताकि एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा अपना एमसीक्यूज कैसा होगा, किस तरह से अपने सॉल्व करते हैं, तो एकदम से अपने को आइडिया लग जाएगा। और बीच बीच में आपको ट्रिप्स एंड टेक्निक्स भी शेयर करता चला जाऊंगा कि अपने को एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्या होगा, अपना 100 मार्क्स का होलिस्टिक जो अपना लॉ का कवरेज होना चाहिए वो 100% हो चुका होगा। चलो इधर मेरे साथ साथ फटाफट से देखते हुए चलना। 30 मार्क्स का लॉ का स्ट्रैटेजी इधर अपने पूरा डन कर लेते, और कई सारा क्वेश्चन हो सकता है जो इसी में से उठ के आ जाए। ये क्या कंपाइलेशन है? ये कंपाइलेशन है पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज का। ये बिट क्वेश्चंस खाली नहीं लिया हुआ है, ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज का इधर अपने कंपाइलेशन रखें, तो इससे काफी क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट भी हो जाए। अगेन ऑब्वियसली गारंटी किसी चीज का नहीं होता, बट ये एकदम पूरा आपके पूरे फुल सिलेबस का ये एमसीक्यूज है। नॉट जस्ट कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एथिक्स, बट सब कुछ का ये कंसोलिडेशन, एक कंपाइलेशन समरी है, ताकि एग्जाम के पहले एक रेफरेंस पॉइंट अपने को मिल सके। आ जाओ इधर, एक एक करके फटाफट से, एकदम टाइम वेस्ट इधर नहीं करने वाले, फटाफट से पूरा इसको वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया? इंडिया में लॉ का सोर्स क्या है? तुरंत पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे अपना सारा लॉ निकलता है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? तीन चीज अपने को चाहिए। मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता, साउंड माइंड का इंसान हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ हो। सो एज, साउंडनेस और बोथ एज एंड साउंडनेस। बोलो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, बोथ एज एंड साउंडनेस। तुम कभी हड़बड़ाना मत। जैसे इस केस में तुम हड़बड़ा के एज पे टिक कर दिए या खाली साउंडनेस पे टिक कर दिए, वो फालतू का रॉन्ग हो जाएगा। यू आर राइट टेक्निकली, बट फिर भी एमसीक्यू में वो गलत हो जाएगा। इसीलिए एमसीक्यू का फर्स्ट जो चीज होता है ना, वो यही होता है कि तुमको ए टू जेड ऑप्शंस पढ़ना चाहिए। चारों एक बार ऑप्शंस पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करना। 10-15 सेकेंड जरूर लग सकता है, बट एटलीस्ट तुम जो आंसर करोगे, केयरलेस मिस्टेक होने से तुम्हारा बच सकता है। इसीलिए यू हैव टू रीड ऑल ऑप्शंस फर्स्ट। इसके बाद एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। गुड्स के डेफिनेशन का बात कर रहा है। गुड्स के डेफिनेशन में व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? बोलो। ग्रोइंग क्रॉप, मनी टेबल, गुडविल। मनी को हम कभी गुड्स का हिस्सा नहीं मानते। मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दो चीज है जो कभी गुड्स का हिस्सा नहीं बनता एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और गुडविल सबको कवर कर लेता है, मनी और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका हिस्सा नहीं बनता। एनआई एक्ट कहां एक्सटेंड होता है? अब सारा लॉ जो है ना, जितने भी लॉज है, सब कुछ इंडिया को, पूरा इंडिया को एक्सटेंड करते हैं। अब कोई जम्मू एंड कश्मीर वाला एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 370 के हटते ही ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एक्सेप्शन भी हट चुका है। अब एवरी लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब जम्मू एंड कश्मीर वाला कोई अलग रूल नहीं चलता। नेक्स्ट, अगर कोई प्रोविजन नहीं है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनरशिप को तुम क्या बोलोगे? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया है, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बट पार्टनरशिप फिर भी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट विल। उसको अपने बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। जब मर्जी है तब पार्टनरशिप है, जब नहीं है डिसॉल्व हो जाएगा बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बस मर्जी से अपने पार्टनरशिप कर रहे हैं, मोटा मोटा जॉइंट वेंचर की तरह हो जाता है। इसके बाद व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम लिमिट जहां पे एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है? एग्जैक्ट टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज। 30 डेज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 30 डेज के अंदर अंदर में उसको अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर देना होगा। ये रहा, विद इन 30 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। सारा ऑप्शन, अगर ये वाला चीज ऐसा है जहां तुम ऑप्शन पढ़ के नहीं निकाल पाओगे। आइदर यू नो दीज क्वेश्चन और यू डोंट नो दीज क्वेश्चन। इसीलिए एमसीक्यू सेशन अपना हेल्प कर सकता है, क्योंकि अपने मेन एमसीक्यूज को देख सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न एलएलपी को, कंपनीज एक्ट का नहीं है ये, एलएलपी को कब फाइल करना है? 30 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब उसके बाद नेक्स्ट,
एम्प्लॉयर जो है अपना वो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स, ग्रेचुइटी एक्ट कब आता है, ये ग्रेचुइटी एक्ट में ही सारे फॉर्म नंबर्स है, ये उल जलूल जो अल्फाबेटिकल फॉर्म्स है ABCDEFG वो ग्रेचुइटी एक्ट में ही है। तो एम्प्लॉयर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स कहां डिस्प्ले करता था, एंट्री पॉइंट पे, एस्टैब्लिशमेंट में एंट्री पॉइंट पे डिस्प्ले करता था। अब कौन से फॉर्म में डिस्प्ले करता था, फॉर्म नंबर यू, फॉर्म नंबर यू में वो डिस्प्ले करता था। ऑब्वियस बात है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म नंबर्स, पॉसिबल नहीं है तुम्हारा याद रखना, बस जो जो इधर क्वेश्चन में आ जाता है वो एक बार देख लो, मोर देन दैट वो मोर देन इनफ है। एक फॉर्म नंबर पॉसिबल नहीं है याद रखना। अब द फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ EPF एक्ट। प्रोविडेंट फंड में हम किसको नॉमिनेट नहीं कर सकते, वाइफ नॉमिनेट कर सकते हैं, सन ऑफ डिसीज सन हु हैव अटेन्ड मेजॉरिटी अटेन कर गए तब इसको कर सकते, इसको नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, अगर ये मेजॉरिटी नहीं अटेन किया होता तो इसको नॉमिनेट कर सकते थे, क्योंकि ये फिर डिपेंडेंट रहता तो इसको नॉमिनेट कर देते, बट अटेन्ड मेजॉरिटी है तब ये नॉमिनेट नहीं हो सकता। फादर इन लॉ, अनमैरिड डॉटर, ये लोग सब नॉमिनेट हो सकते हैं। सन, पेरेंट्स और वाइफ, स्पाउस, वो लोग तो नॉमिनेट हो ही सकते हैं, इसीलिए बी। कौन नॉमिनेट नहीं हो सकता, सन ऑफ डिसीज सन हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी। Appeal shall lie to a high court from orders of ESI within how many days from the date of order of ESI court। ESI कोर्ट से ऑर्डर आया, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट को, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट में कितने दिन तक वो अपील पेंडिंग होगा, 60 डेज। 60 डेज वहां अपील होगा, जहां 60 डेज के लिए हाई कोर्ट पे वो पेंडिंग होगा, जहां से वो तुमको केस डिसीजन दे देगा। अब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विथ टाइम वर्क। वेजेस में तुमको मालूम है या तो टाइम वर्क से आता है, टाइम से फिक्स कर दो, या फिर पीस रेट से फिक्स कर दो, पीस रेट यानी पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कर दो। अब अगर टाइम वर्क से फिक्स कर रहे हैं तो आर, डे, मंथ कैसे भी फिक्स किया जा सकता है। सो आर भी अलाउड है, डे भी अलाउड है, मंथ भी अलाउड है, जैसे तुम्हारा मर्जी वैसे फिक्स कर दो। सो ऑल ऑफ दी अबव, इसीलिए ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। विच पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से पब्लिक कंपनीज को अपॉइंट करना है, याद करो, 10, 50, 100। 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, एग्रीगेट ऑफ लोन्स एंड डिवेंचर्स, सब कुछ, और 100 करोड़ टर्नओवर। तो इधर देखते हैं क्या है, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, ए तो है ही। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, बी भी है। अब अगर दो ऑप्शन टिक हो गया तो एनी ऑफ दी अबव अपने आप हो जाएगा। और सी भी अगर तुम देखो तो वो यही बोलता है, लोन्स, एग्रीगेट लोन्स, डिवेंचर, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़। तो 10, 50, 100 तीनों ही कंडीशंस है, तो तीनों में से कोई भी अगर हो गया हिट, तीनों में से कोई भी अगर हिट हो गया तो तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या है डिसएडवांटेज? अब ऐसे क्वेश्चंस है, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसमें तुमको 100% चारों ऑप्शंस पढ़ना चाहिए। रीड ऑल द 4 ऑप्शंस वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो तो अब जैसे LLP का एनुअल रिटर्न कब फाइल करे, तुमको क्लियर पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन से पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए, तुमको क्लियर पता होगा ये चीज। बट ये जो डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स है, यहां पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ो एक बार। पहला, थ्रू इंक्रीजिंग मोरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन इंक्रीज मार्केट शेयर, ये तो एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज का हुआ, मोरल एंड ट्रस्ट बढ़ेगा। सेकंड, पब्लिसिटी होगा, ये भी एडवांटेज हो गया। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा, ये भी एडवांटेज है। तो A, B, C गया, तो बचा D, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। अचीवमेंट एक तरफ पब्लिसिटी आ रहा है, दूसरी तरफ वो खर्चा मांगेगा, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, डिसएडवांटेज है बिजनेस एथिक्स का, डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। इसीलिए सारा ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। और ये जो हमने यहां किया, इसको अपने बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच, इसको अपने बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच, जहां सारा ऑप्शन पढ़ो और कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, उसको क्रॉस करो, ठीक है। इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेक्शन 19A क्या बोलता है, वॉइडेबल होना चाहिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 जगह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और वाइंडिंग अप होना बहुत अलग अलग चीज है। डिसोल्यूशन मतलब जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स में कुछ चेंजेस होने वाला है, किसी का PSR बढ़ेगा, कुछ तो भी चेंजेस होंगे। वाइंडिंग अप होता है जहां पे एसेट पैसेट सब कुछ बेच देते हैं। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, इट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ये क्या बोला, सेकंड बोलता है इट मींस चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर। यस, ये अपने को सही लग रहा है, तो बी यहां का अपना आंसर है। डिसोल्यूशन मतलब चेंज इन पार्टनरशिप हो रहा है, चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर, कोई नया ऐड हो रहा होगा, कोई पुराना जा रहा होगा, किसी का डेथ हो गया, वो सब चीज हो सकता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% टू PF एप्लीकेबल टू, सारे कंपनीज को एप्लीकेबल है। 20 से कम हो तो भी एप्लीकेबल है, बस वहां पे तुमको नोटिस देना पड़ेगा, और 20 से ज्यादा तो वैसे ही एप्लीकेबल है।
तो सब में एप्लीकेबल है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें तो सोचना ही नहीं है। 10% का पीएफ कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है आज के दिन में। अब दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेबल है, 20% और मोर है तब तो मैंडेटरी हो गया, 20 से लेस है तो तुम अप्लाई कर सकते हो एक नोटिस देके। Which one of the following is not a feature of agreement to sale? Agreement to sale क्या होता है? वो फ्यूचर गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है, राइट? तो इसमें देखो कौन सा अग्रीमेंट टू सेल का फीचर नहीं है। इट गिव्स अ राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू स्यू फॉर डैमेजेस, ये फीचर है तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेलर कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर, बिल्कुल सेलर का यही राइट है, बायर का वही राइट था, तो ये भी फीचर नहीं, ये तो फीचर है, आंसर नहीं हो सकता। सेल्स टेक प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स, हाँ ये फीचर नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड में तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। अग्रीमेंट टू सेल क्या है? फ्यूचर गुड के लिए है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली व्हेन प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द डेट टू, तीन लोग होते हैं, तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी यानी गारंटर कब अराइज होगा? जब डेटर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करता, क्रेडिटर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन होगा? कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन होगा, उनका जो पार्टनरशिप डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, उससे डिटरमाइन होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स एनआई एक्ट, याद रखना इसका डिफरेंस। होल्डर होता है जो किसी जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसका टाइटल डिफेक्टिव हो सकता है, जरूरी नहीं है उसने कंसिडरेशन के साथ बिल रिसीव किया होगा, तो इसीलिए होल्डर अलग चीज है। होल्डर इन ड्यू कोर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट में बिल रिसीव किया होगा और वहां पे उसके पास टाइटल पॉजिटिव होगा, टाइटल गुड टाइटल होगा, उसका डिफेक्टिव टाइटल नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें पहला वाला ही लग रहा है, हु फॉर कंसिडरेशन कम्स इनटू द पोजीशन ऑफ द प्रोमिसरी नोट, वो कभी भी नेम्ड नहीं रहता इंस्ट्रूमेंट में, उसको बस दे दिया जाता है और वो ड्रॉअर भी नहीं होता है, तो बी और सी तो नहीं हो सकता और ए अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर लगा। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पीएफ कमिश्नर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड में बी अलाउड, क्या पीएफ से हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, 4 केस में कर सकते हैं। पहला अगर तुमको घर खरीदना है, घर बनवाना है, तो ड्वेलिंग अगर खरीदना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, तब खरीद सकते हो तुम। नहीं तो दूसरा केस में अगर तुम्हारा रिटायरमेंट आ रहा है, रिटायरमेंट से 1 साल पहले तुम खरीद सकते हो, रिटायरमेंट से 1 साल पहले तुम विड्रॉ करवा सकते हो। थर्ड केस, अगर तुमको लोन का रीपेमेंट करना है, कोई लोन का रीपेमेंट करना है, सर्टेन केसेस में तुम विड्रॉल फ्रॉम पीएफ अलाउड है। और फोर्थ केस में अगर तुमको कोई एनी रीजन के लिए अगर विड्रॉल करना है, एनी रीजन के लिए तुम्हारे पास जॉब नहीं है, यू आर आउट ऑफ जॉब फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 महीना बीत गया तुम्हारे पास, तुम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, तुमको निकाल दिया कहीं से, तो तुम विड्रॉल कर सकते हो पीएफ फंड में से, लेकिन वो भी कमिश्नर के अप्रूवल के बिना कमिश्नर के अप्रूवल के बाद ही विड्रॉल होगा एंड मैक्सिमम 75%, उससे ज्यादा नहीं, तो मैक्सिमम 75% का ही विड्रॉल अलाउड है। प्रोविजन फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द हॉट वेदर इज मेड फॉर मोर देन, कब? फैक्ट्रीज एक्ट। ड्रिंकिंग वाटर, होलसम ड्रिंकिंग वाटर तो हर एक फैक्ट्री को लगाना है जिसपे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन कूल ड्रिंकिंग वाटर किसको लगाना है? ऐसे फैक्ट्री जहां 250 वर्कर से ज्यादा लोग काम करते हो, खर्चा लगेगा ना, तो 250 वर्कर्स और मोर वेरेवर, जो जिस भी फैक्ट्री में 250 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, वहां कूल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अदरवाइज तुम नॉर्मल बस ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर देना। Which one of the following is not a valid method of voting in a meeting? 4 मेथड्स तो मालूम है, शो ऑफ हैंड्स, पोल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और पोस्टल बैलेट। तो शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोट, पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय वॉइस क्या होता है बाबा? कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो which is not a valid method. Next, copy of annual return prepared and copy of all certificates and documents required to be annexed shall be preserved for a period of dash from the date of filing with the registrar. रजिस्ट्रार को फाइल करने के बाद कितने साल तक? अब यहां क्या बोल रहा है, यहां कंपनी एलएलपी कुछ नहीं बोला, तो स्टैंडर्ड अजम्पशन अपने कंपनी ही लेंगे। एलएलपी नहीं बोला है तो अपने व्हाट विल बी अज्यूम, विल अज्यूम दिस इज अ कंपनी। एलएलपी में एलएलपी बोलता है नॉर्मली, क्लियर है। तो कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न एंड ऑल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट जो तुम एनेक्स करते हो, कितने टाइम के लिए फाइल करना होगा? 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। तो 8 years का अपना आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 years के लिए तुमको प्रिजर्व करके रखना होगा, स्टैंडर्ड टाइम लिमिट है कंपनीज एक्ट के अंदर में। डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? कौन सा डायरेक्टर? जो एक स्मॉल शेयर होल्डर से अपॉइंट किया जाता है, वो वाला डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया गया डायरेक्टर का टेन्योर 3 साल होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर 3 साल, और स्मॉल शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ना ही तो वो कभी रोटेशन में रिटायर होगा। स्मॉल शेयर होल्डर कौन हो गए? कितने लोग अपॉइंट करेंगे मिलके? या तो 1000 शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, व्हिचएवर इज लोअर, वो लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं। सो 3 साल इसका टर्म होगा।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट क्या, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या बना के रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बनाएंगे, फाइनेंस कमेटी, वेलफेयर कमेटी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑडिट कमेटी, यस ऑडिट कमेटी उनको बनाना पड़ेगा। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, और ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के से कम भी 3 डायरेक्टर्स के साथ बनेंगे, 3 डायरेक्टर्स को ऑडिट कमेटी बनाना होगा, और इन 3 डायरेक्टर्स में जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी वो कौन होने चाहिए, मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, यानी 3 में से 2 कम से कम भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते थे, मेजोरिटी आधा नहीं। तो अगर 4 डायरेक्टर से ने ऑडिट कमेटी बनाया तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स विच आर एनफोर्स्ड बाय, लॉ को एनफोर्स कौन करता है, ये सब जो है ना ये जीके वाला क्वेश्चन है, वो लीगल स्ट्रक्चर वाला, पहला जो 2-3 क्लास अपने पढ़ते हैं ना वहां से क्वेश्चन आता है, ये सब के लिए तुमको आंसर मान लो तो कॉमन सेंस। लॉ सिंपल क्वेश्चन क्या बोला, लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स विच आर एनफोर्स्ड बाय, लॉ एनफोर्स करना काम किसका है, कोई कंपनी एनफोर्स करेगा क्या, कंपनी तो फॉलो करेगा, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, सोसाइटी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्स कराता है ना, स्टेट एनफोर्स कराता है। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ व्हाट, बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ क्या, सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, मोनोपोली, पब्लिसिटी। बुरा चीज क्या लग रहा है इसमें, बिजनेस एथिक्स के हिसाब से क्या चीज तुमको अवॉइड करना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, कंपटीशन नहीं, मोनोपोली या पब्लिसिटी, मोनोपोली, मोनोपोली अवॉइड करना सही चीज है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which one party makes in the course of negotiations with a view to induce the other party to enter into a contract is known as, ऐसा कौन सा फैक्ट है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जो एक इंसान, वन पार्टी मेक्स इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस टू इंड्यूस द अदर, अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं टू विद अ व्यू पॉइंट, विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंड्यूस यू टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो जिसके बेसिस पे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, मैं तुमको बोला आईपैड ये एप्पल का ही है बट एक्चुअल में था एमआई का, तो तुमको गलत फहमी हुआ ना, तो दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनल हुआ तो वो फ्रॉड हो जाएगा, बट मिस, ये तो इसको हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट तुमको मिस रिप्रेजेंटेशन मानना होगा। कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट where the seller transfers the property in goods to the buyer, किस लिए, for exchange of goods नहीं, for a price, yes, price के बदले में वो exchange करता है। First endorsement of an instrument is made by, पहला endorsement कौन करता है, ड्रॉअर की ड्रॉई, ड्रॉअर कैसे endorse करेगा, ड्रॉअर तो बनाता है, मेक करता है, बिल को बनाता है, तो फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करेगा, पेई होगा, जिसको बिल मिल रहा है वो पहली बार किसी और को ट्रांसफर कर सकता है ना। Chapter 3 of Factories Act deals with the measures to be taken considering the health aspects of the workers. अब ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 किससे डील करता है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस, ऑब्वियसली ये सब तुमको नहीं पता होगा, एमसीक्यू देखते देखते अगर थोड़ा बहुत जो हो जाता है, बस हेल्थ से डील करता है चैप्टर 3, मतलब इसमें तुमको नहीं पता होना है बट ऑब्वियस बात है। Under the Employee State Insurance Act 1948, seasonal factory is one which is engaged for a period of not exceeding, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में सीजनल फैक्ट्रीज कैसे डिफाइन किए जाते हैं, सीजनल फैक्ट्री पहले तो वो होते हैं जो टी कॉफी ऐसे प्लांटेशंस के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, दूसरे कुछ ऐसे टाइप के सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जो मैक्सिमम 7 मंथ्स इन अ ईयर चलते हैं, मैक्सिमम 7 मंथ से ज्यादा हो गया तो फिर उसको सीजनल एस्टैब्लिशमेंट नहीं बोलेंगे। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, अब ये पुराना क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट अब एप्लीकेबल नहीं है, 2019 कोड ऑन वेजेस 2019 आ गया है, फिर भी देख लो, वेजेस ऑफ अ वर्कर वेयर लेस देन 1000 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड मस्ट बी पेड, कब पैसा दे देना है तुमको, अब जो कोड ऑन वेजेस है वो मॉडिफाई हो गया, अब कोड ऑन वेजेस ये बोलता है कि तुम आर्ली, डेली, फोर्टनाइटली, मंथली कैसे भी कर सकते हो, वीकली कैसा भी कर सकते हो, तो अगर डेली है तो एंड ऑफ डे है, वीकली है तो एंड ऑफ द वीक है, अगर फोर्टनाइट है तो तुम्हारा फोर्टनाइट के सेकेंड डे के एंड पे तक पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर मंथली है तो बाय बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ तुमको पैसा दे देना है, सो 12th डे के पहले उसको पैसा दे देना। इफ इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो किसका रेगुलेशन तुमको फॉलो करना है, अरे बाबा लिस्टेड होते एक ही तो आदमी है जो रेगुलेशन बनाता है, सेबी रेगुलेशन बनाता रहता है, उसको फॉलो कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अप्रूव्ड बाय, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड करेगा अप्रूव, अगर बोर्ड अप्रूव करेगा तो वो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, तो बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर मेंबर अप्रूव करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। अगर
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नारायण मूर्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करता है तो उसके मेंबर से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमने नारायण मूर्ति जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, चलेगा ना, तो भी उनसे अप्रूवल ले लो। डन। अ डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉन नोटिस बाय, अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना जरूरी है पब्लिक कंपनीज में। कौन होगा ये? अब कैसे अपॉइंट होगा? या तो बोर्ड सुओ मोटो अपॉइंट कर दे, या नहीं तो नोटिस आएगा। नोटिस किससे आएगा? स्मॉल शेयर होल्डर से आएगा। कितने स्मॉल शेयर होल्डर से आएंगे? या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। तो ए में आधा ही बोला है, बी में भी आधा ही बोला है, सी होगा 1000 शेयर होल्डर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर विच एवर इज लोअर। सी एप्ट आंसर है। Which one of the following is not a feature of the business ethics? Again इसमें चारों ऑप्शन तुमको पढ़ना पड़ेगा। पहला कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो फीचर है ही, ये तो फीचर है ही, एथिक्स बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, ये भी फीचर है। बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ये भी फीचर है। प्रॉफिट मेकिंग फीचर नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग भी तो फीचर आ रहा था ना, फीचर था नॉट अगेंस्ट, बिजनेस एथिक्स का फीचर था नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग। उसका फीचर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। बिजनेस एथिक्स ये नहीं बोलता तुमको प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना है, वो ये बोलता है कि हाँ प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट हम तुमको होने नहीं बोल रहे हैं, बट साथ साथ में प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का भला भी सोचो। अ प्रपोजल फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इज एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस दोनों आएगा, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। एक्सप्रेस कैसे? या तो नोटिस दोगे तुम, तो ये तो है ही। इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड कैसे? कोई कंडक्ट से होगा तो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ द प्रपोजल, या फिर कंसिडरेशन देने का अगर वादा कर दिया तो एक्सेप्टेंस आ गया ना, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। एज लॉन्ग एज साइलेंस नहीं है या रिजेक्ट नहीं किया, साइलेंट है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ भी हरकत कर दिया बाय एक्शंस या बाय वर्ड्स एक्सप्रेस्ड, वो एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा। तो नोटिस एक्सेप्टेंस है, परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस है, यानी डी, ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following amounts to safety measure under Factories Act 1948? ह्यूमिडिफिकेशन और वेंटिलेशन ये कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, ये कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, ये हेल्थ रिलेटेड मेजर है। ये दोनों हेल्थ रिलेटेड मेजर है। वेंटिलेशन और ह्यूमिडिफिकेशन हेल्थ के लिए काम आता है। सेफ्टी मतलब वर्कर को चोट ना लगे, वैसा क्या चीज है, ये लॉजिक से हो सकता है। वर्कर को चोट नहीं लगे वो सेफ्टी हुआ ना। तो ये फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री, ऐसे फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री कुछ नहीं होता है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी होता है। बट चलो ठीक है, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। फर्स्ट एड अप्लायंसेस अगेन वेलफेयर मेजर्स है, इसमें कुछ सेफ्टी नहीं है। वर्कर को चोट लग जाएगा, उसके बाद मरम पट्टी तुम करोगे तो सेफ्टी कहां हुआ? सेफ्टी तो वो हुआ ना कि वर्कर को चोट नहीं लगे, तो वो होगा फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री, फेंसिंग ऑफ मशीनरी होता है। एज ऑफ एडोलेसेंट वर्कर क्या है? 14 साल। 14 साल से नीचे तो 14 साल के नीचे तो अलाउड ही नहीं है तुमको काम करना। 14 साल से 18 साल में यू आर नोन एज एन एडोलेसेंट वर्कर, एडोलेसेंट चाइल्ड बोलते हैं इसको, जहां पे तुम काम कर सकते हो लेकिन तुमको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लगेगा। और 18 साल के ऊपर मेजर हो गया, तुम काम आराम से कर सकते हो। Which one is not to be included in the definition of wages under Gratuity Act? Gratuity Act में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? Gratuity Act में ओवर टाइम, उसके बाद में कोई भी तरीके का अलाउंसेस, फिर बोनस, HRA, ये सब इंक्लूड नहीं होता। तो ये रहा ओवर टाइम है, ओवर टाइम इंक्लूड नहीं होता। DA इंक्लूड होता है वेजेस के अंदर में, कैश वैल्यू फॉर कंसिडरेशन इंक्लूड होता है, एनीथिंग विच द एम्प्लॉय हैज अर्न्ड वो इंक्लूड होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना होगा? 10%। पहले 8.33 था, इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो जाना। पहले 8.33 था, वो अमेंड होके 10% हो चुका है। सो एप्लीकेबल लिमिट फॉर कंट्रीब्यूशन इज 10%। सो 10% हर एक एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स पीएफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस कैन सिक्योरिटीज प्रीमियम बी यूटिलाइज? 5 पर्पस जो सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52, 5 पर्पस जिसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, बायबैक, बोनस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो क्या है? प्रीलिमिनरी, बायबैक, बोनस सबके लिए यूज हो सकता है, एनी ऑफ द अबव। कोरम ऑफ एजीएम फॉर पब्लिक कंपनी हैविंग नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 5000 क्या है? 2, 5, 15, 30, 2 प्राइवेट, 5000 मेंबर से नीचे है तो 5000 मेंबर के नीचे है तो 15 और 5000 के ऊपर है तो 30, अनलेस एओ प्रोवाइड फॉर हायर नंबर एज कोरम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वोटिंग? शो ऑफ हैंड्स, ई वोटिंग, पोल, पोस्टल बैलेट। शो ऑफ हैंड्स, ई वोटिंग, पोल तीनों ही है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितना है? 18 साल नहीं है, 21 ईयर्स है। 18 ईयर्स पे तो उसको डायरेक्टर बनेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर 21 ईयर्स पे बन सकता है।
एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन डैश नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिटायर बाय रोटेशन। बोलो कितने डायरेक्टर करते हैं रिटायर बाय रोटेशन? रिटायर बाय रोटेशन करते हैं 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर। इसमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता। रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। लॉ और एथिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एथिक्स के बेसिस पर ही लॉ बनता है, और लॉ इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोग एथिक्स फॉलो करें। ठीक है, एथिक्स आर अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सन्स बिहेवियर। एथिक्स क्या करता है? वो मॉरल प्रिंसिपल्स देता है विच गाइड अ पर्सन्स बिहेवियर। तुम देख रहे हो एथिक्स से क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। मैं क्यों बोलता हूं सबसे पहले तुमको एथिक्स रिवाइज करके जाना चाहिए। अभी भी अगर तुमने ये बात पे ध्यान नहीं दिया या किसी तरह से तुम नेग्लिजेंट हो गए उस चीज पे, तो एथिक्स इसी तरीके से करना, एथिक्स को 100% करना, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके। कॉम्पिटेंसी को तो ऊपर में ही था। कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज कितने दिन में अवेल करना है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट? अगर कॉम्पेंसेटरी ज्यादा काम करा है तो कब अवेल करें कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे? सेम महीने में कर लो या वो महीने के 2 महीने बाद तक में कर लो, सेम मंथ नहीं तो 2 months लेटर, सो 2 months। सर्टिफाइड विटनेस कौन देगा? इज ग्रांटेड बाय हु? कौन देता है? ऑक्यूपायर, इंस्पेक्टर, ये लोग नहीं देते, सर्टिफाइंग सर्जन देता है। ठीक है, ये फिर से एब्स्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कौन से फॉर्म नंबर में जाएगा? यू, ये तो रिपीट हो गया वापस से। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ कब अलाउड होना चाहिए? 4 केस अभी ऊपर डिस्कस किए थे। विड्रॉल ऑफ पीएफ तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ये रहा, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में अलाउड होना चाहिए। ये सब कोई केस नहीं है, ये सब कोई कंडीशन नहीं है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, लोन का रीपेमेंट 1 साल के लास्ट 1 साल में रिटायरमेंट से पहले, और मैक्सिमम 75% अगर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया तो। बोनस शेयर कहां से इशू करेंगे? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सीआरआर? तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, एनी ऑफ द अबव, तीनों से ही कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं? 1, 2, 3, 1 ओपीसी के लिए, 2 प्राइवेट के लिए, 3 पब्लिक के लिए, सो 3 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अप्रूव करेगा? जनरल मीटिंग, ऊपर किया फिर से। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन कितना कॉन्जिक्यूटिव टर्म? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस होता है 5 साल का, 5 years का उसका ऑफिस होता है, लेकिन वो कितने साल से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए? बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस तो 5 साल का है, लेकिन वो कितने से बियॉन्ड ऑफिस नहीं जाएगा, मैक्सिमम वो 2 terms के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है। याद रखना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है और मैक्सिमम उसका 1 ही टर्म होता है, वो 2 term के लिए नहीं आ सकता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 term के लिए आ सकता है। सो फॉर मोर देन कितना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है? गलती से 5 मत टिक कराना। ठीक है, यहां बोला कितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा। तुम गलती से भावना में बह के 5 मत टिक कराना, 5 उसका 1 टर्म 5 साल का है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है। इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, तो कौन साइन करेगा शेयर सर्टिफिकेट? बोलो, कॉमन सील होता है तो कॉमन सील से करते हैं, नहीं होता तो 1 डायरेक्टर 1 कंपनी सेक्रेटरी। अब तुम भावनाओं में बह के बी मार्क कर दोगे, लेकिन वो तो तब था जब अगर कंपनी सेक्रेटरी है। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में तो क्या करे? 2 डायरेक्टर्स, इसीलिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो आंसर इज सी, आइदर ए और बी। लॉ गिव्स अस अ सर्टेन राइट बिकॉज ऑल ह्यूमंस आर बोर्न इक्वल। इक्वल है तभी लॉ अपने को राइट देता है, राइट टू स्पीक, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना, फंडामेंटल राइट्स। लॉज आर रिप्रेजेंटेटिव टू एथिक्स ऑफ टाइम। लॉ जो है वो एथिक्स के बेसिस पे ही तो बनता है। आज के दिन अगर लॉ बोलता है, इंडियन पिनल कोड बोलता है कि बाबा मर्डर करना एक क्राइम है, मर्डर करने में सजा है, तो मर्डर करना गलत बात भी तो है ना। एथिक्स क्या बोलेगा? मर्डर करना गलत है, उस बेसिस पे लॉ बना। तो लॉज आर रिप्रेजेंटेटिव टू एथिक्स ऑफ टाइम। तुम देख रहे हो कितना क्वेश्चन आ जाता है इजी एथिक्स के ऊपर में। फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर ईपीएफ, ये करे ही थे ऊपर अभी तो। For filing nomination for receiving the gratuity after the death of employee, nomination is to be submitted in duplicate. डुप्लीकेट में तुमको नॉमिनेशन सबमिट करना होता है ग्रेचुइटी के केस में। एक तुम्हारा जो ऑक्यूपायर होता है वो रख लेता है, और एक तुमको लौटा दिया जाता है ताकि तुमको फ्यूचर रेफरेंस के लिए लौटा दिया जाता है। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज ग्रांटेड बाय, अरे फिर से रिपीट हो गया, सर्टिफाइंग सर्जन। अंडर एलएलपी which of the following documents is required to keep for more than, ये 21 years होना चाहिए, इसको चेंज करके कर दो, which one is to be required to be kept for more than 21 years। 21 years से ज्यादा अपने को क्या रखना है? कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपने को परमानेंटली रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपने को 21 years रखना है। ये होता है लिक्विडेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। लिक्विडेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स 21 years के लिए रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं 5 साल रखना है। क्या?
गवर्नमेंट का कोई भी रिलेटेड ऑर्डर्स है, स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स है, एनुअल रिटर्न है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह है जो हम फाइल करते हैं, वो 5 साल के रखना है। तो ये वाला आंसर हुआ बी, ये वाला हुआ बी। अब इसीलिए ये क्वेश्चन और ऑप्शंस टैली नहीं किए, इसीलिए मैंने तुमको क्वेश्चन मॉडिफाई करा दिया, क्योंकि यहां क्वेश्चन लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर मोर देन 5 years। अब 5 years में ए, सी और डी आंसर आता है, ये तीनों आंसर आ जाते हैं। अब या तो बी ऑप्शन नहीं होता और उसमें बोलता ऑल ऑफ द अबव, तब बोलते, लेकिन अब बी में ऐसा बोला जो एक लौता अलग चीज है, इसीलिए जो 21 years के लिए रखना होता है, तो आंसर बी ही तुमको टिक करना होगा, क्योंकि वो ऑड वन आउट है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को चेंज करा, ये इंस्टीट्यूट से रॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें तुम कोई भी आंसर करते राइट हो जाता। हु विल नॉट, which one of the following will not be considered as an employee as per ESI? कैंटीन वर्कर एम्प्लॉय होता है, कैजुअल वर्कर एम्प्लॉय होता है, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता, पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं होता। अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम रेट, पीस रेट दोनों के लिए अलाउड है, टाइम पीस दोनों अलाउड है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। अब ये गारंटीड टाइम रेट कोड ऑन वेजेस में कुछ नहीं होता, ये मिनिमम वेजेस एक्ट का बोला हुआ है, इसीलिए ये वाला है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए? पहला, ही शैल नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन है वो? इंडिपेंडेंट हो, रिलेटेड नहीं होना चाहिए तुम्हारा कंपनी के साथ, तो ही शैल नॉट बी अ प्रमोटर, वो प्रमोटर नहीं हो सकता, ये तो क्राइटेरिया ऑफ कोर्स है ही। क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया। ऐसे जो क्वेश्चन है ना जो तुमको नॉट करके पूछते हैं, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये जो नॉट करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले में तुमको बहुत ध्यान से आंसर करना होगा। तो ही शैल नॉट बी अ प्रमोटर, पहला, ये तो क्राइटेरिया है ही, प्रमोटर नहीं होना चाहिए। दूसरा, ही शैल रिलेट टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ये क्राइटेरिया नहीं है। प्रमोटर का रिलेटिव कैसे हो सकता है? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकता, तो ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हाँ, तो यही आंसर होगा अपना, विच इज नॉट, विच शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। बी, ऑब्वियसली वो प्रमोटर का रिलेटिव नहीं हो सकता। सी क्या बोलता है? ही शैल नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और देयर प्रमोटर्स। हाँ, ऑब्वियसली कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी या प्रमोटर्स के साथ में, और 2% और टर्नओवर, ये वाला भी कंडीशन है, तो अपना बी आंसर है। Which one of the following is not a feature of agreement to sell? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, वही सेम चीज, एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए नहीं होना चाहिए, फ्यूचर गुड्स के लिए होता है एग्रीमेंट टू सेल। अंडर एनआई एक्ट लाइबिलिटी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड। अंडर एनआई एक्ट लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं हम? एनआई एक्ट में लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेंगे? अगर तुम्हारे पास कोई चेक है या कोई बिल है, कैसे डिस्चार्ज होगा? या तो तुम उस बिल को कैंसिल कर दो, डिस्चार्ज हो सकता है, या तुम उसको रिलीज कर दो, डिस्चार्ज हो सकता है, या उसका पेमेंट कर दो तो डिस्चार्ज हो सकता है। तो बाय एनी ऑफ द अबव मेथड्स। इंडियन पार्टनरशिप में पार्टनर रिटायर कब करेगा? या तो वो खुद से रिटायर कर सकता है, नोटिस दे दे बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को, रिटायर कर जाए, या फिर वो अग्रीमेंट के तहत रिटायर कर सकता है। अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा ये आदमी 60 साल की उम्र पे रिटायर करेगा तो रिटायर करेगा। और या फिर अगर सारे पार्टनर्स मिलकर एक मीटिंग बुला के कंसेंट दे देते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो उसको रिटायर करना होगा, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर में रिटायर करेगा। एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो तो रिटायर करेगा, नोटिस देके रिटायर, तो एनी ऑफ द अबव, कैसे भी रिटायर कर सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉर्मली वो अनसाउंड माइंड का है, गजनी, बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का है। गजनी नॉर्मली अनसाउंड माइंड, 15 मिनट के लिए साउंड माइंड कहा जाता था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस 15 मिनट में, व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। फ्यूचर गुड्स मतलब क्या होते हैं? कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो आज के दिन मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, बट तुम अग्रीमेंट में एंटर करते हो, तुम ऑर्डर दे रहे हो, फिर हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मंजरी एंटरप्राइजेस, अब उसको बुक्स प्रिंट करना है, तो थोड़ी ना हम लोग का बुक्स प्रिंट करके रखेगा, फिर हम जाएंगे बोलेंगे 1000 बुक पैक कर देना तो लेके जाना है। कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, पहले हम ऑर्डर देंगे, वो फिर गुड्स का प्रोडक्शन चालू करेगा। तो इसीलिए फ्यूचर गुड्स वो होता है कि जो these are goods which are supposed to be manufactured or produced after making of contract. कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये सब बेकार है। हाँ, ऑर्डर कोई वैल्यू नहीं रखता, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रखता है। LLP कैन चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स एज लेट डाउन इन
एलएलपी क्या फॉलो करेगा, या तो वो एलएलपी एक्ट फॉलो करेगा या एलएलपी अग्रीमेंट फॉलो करेगा। अब एलएलपी एक्ट तुमको कहीं दिया नहीं है तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज एलएलपी अग्रीमेंट। एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर as far as reasonably practicable health safety and welfare of all workers while they are। तो ऑक्यूपायर का काम क्या है, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर इंश्योर करना, किसका, वर्कर्स का। कब, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, हाँ एम्प्लॉयमेंट के दौरान। ड्रॉइंग पेंशन नहीं, तब तो फैक्ट्री के बाहर हो गया, तब क्या है, अनऑथराइज लीव पे और नहीं, व्हेन दे आर एट वर्क इन द फैक्ट्री, हाँ उसको कब हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर इंश्योर करना है, जब वो फैक्ट्री में काम पे लगे हुए हैं तब, ठीक है। Gratuity is calculated on the basis of continuous service rendered by employee for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months। completed service of 5 years और part thereof in excess of 6 months, उसके लिए अपने gratuity calculate करते हैं, 6 महीने से ज्यादा को राउंड ऑफ कर देते हैं 1 साल के लिए। As per section 3, OPC क्या है, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी हो सकता है ओपीसी, बट जरूरी नहीं कि ओपीसी स्मॉल कंपनी हो, नॉट नेसेसरी, है ना। तो इसीलिए स्मॉल कंपनी को मत टिक करना, स्मॉल कंपनी भी राइट है, बट ओपीसी हर बार जरूरी नहीं है स्मॉल कंपनी होगा। ओपीसी प्राइवेट कंपनी तो बाय डिफॉल्ट ही होगा, प्राइवेट कंपनी तो होगा ही, पब्लिक हो नहीं सकता ओपीसी। मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा विरस इज, मतलब क्या है, बियॉन्ड पावर्स ऑफ एमओए, बियॉन्ड एमओए जब वो काम कर रहा होता है, so beyond their power। Application along with fees is to be filed with the regional director for shifting of registered office within the same state। जब आरओ को सेम स्टेट में शिफ्ट करते हैं तो आरडी को नोट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, किस में फाइल करते हैं, आईएनसी 23 में फाइल करते हैं। अगेन ये फॉर्म नंबर तुमको जानने की दरकार नहीं है, अब जब आई गया क्वेश्चन तो एक बार जान लेना तुम। Remuneration payable to directors who are neither managing director nor whole time director shall not exceed। अब ये जो है ना, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। क्या बोला ये, रेम्यूनरेशन ऑफ ऐसा डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है और होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, वो कितना होना चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। कैसे निकलता है ये, मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स को, टोटल डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन जाएगा वो है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स 197 के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम जो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन जा सकता है दैट इज 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, राइट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब इसमें से अगर कोई एक एमडी या डब्ल्यूटीडी है, अगर कोई एक एमडी या डब्ल्यूटीडी है, उसको मैक्सिमम 5% मिल सकता है, तो बाकी 6% बाकी लोग को मिलेगा। अब इसमें अगर मोर देन 1 एमडी और डब्ल्यूटीडी है, मोर देन 1, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, तो उनको मैक्सिमम 10% मिल सकता है मिला के। तो टोटल एमडी और डब्ल्यूटीडी को मिला के मैक्सिमम 10% मिल सकता है, यानी जो एमडी और डब्ल्यूटीडी नहीं है उनको कितना मिलेगा, 11 - 10 विच इज 1%, तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ कौन दिए थे, लॉर्ड नोलन दिए थे। कब दिए थे, 1995 में दिए थे। ये अपने एथिक्स के मैराथन में पूरे डिस्कस करके रखे, तुम नहीं किए तो तुम पाप कर रहे हो, उसको कर लेना। 1995 में डिस्कस करके रखे थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ बाय लॉर्ड नोलन। कैश इज विथड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम एटीएम, इसको क्या बोलेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कोई तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट एक एमसीक्यू आया तो जान लेना, एमसीक्यू आया तो जान लेना, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। जब तुम एटीएम से कॉन्ट्रैक्ट, एटीएम से पैसा निकाल रहे हो तो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बाय डिफॉल्ट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज इररिवोकेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा एजेंसी है जो इररिवोकेबल होगा, फिक्स पीरियड नहीं, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। जो अपने एग्जांपल लिए थे ना एसबीआई वाला, तो विजय माल्या ने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, घर गिरवी रखा, अब लोन नहीं रीपे कर पाया, घर बेचना है, तो एसबीआई को एजेंट अपॉइंट कर दिया, विजय माल्या ने एसबीआई को एजेंट अपॉइंट कर दिया कि यार घर बेच दे तू मेरा, और जितना पैसा रिकवर होता है ना रिकवर कर ले और बाकी एक्स्ट्रा मेरे को लौटा देना। तो यहां एसबीआई लोन भी दिया था और एसबीआई एजेंट भी है घर बेचने के लिए, तो यहां एजेंसी एसबीआई एजेंट बन गया, बट दिस एजेंसी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, तो इसको विजय माल्या कभी भी रिवोक नहीं कर सकता। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट वो कभी रिवोक नहीं हो सकता, वो इररिवोकेबल है। एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट अमंग इंटेंडिंग बिडर्स टू स्टिफल कंपटीशन बाय नॉट बिडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन एन ऑक्शन सेल, इसको नॉकआउट अग्रीमेंट बोलते हैं। बस खाली जान लो, काफी है, इसमें और कोई डिस्कशन का फायदा नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज ड्रॉन कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड नॉट
फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे उसको, मतलब अगर सिर्फ कोलैटरल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट तुम ड्रॉ कर रहे हो, उसका कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, मनी ट्रांसफर करने का पर्पस ही नहीं है, तब तुम ऐसे अग्रीमेंट को क्या बोलोगे, एम्बिगुअस बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो जब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जब तुमको प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस ही नहीं मालूम, तब होगा। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक फिक्स्ड लिमिट का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, उसके ऊपर मतलब फिक्स तुम लिमिट डाल देते हो, जितना चाहिए ले लेना। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इंडिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो यानी एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट होगा ये। अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ाना है तो नया पार्टनर को ले आओ, या मैनेजमेंट दिक्कत हो रहा है तो मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ले आओ, तो या तो कैपिटल बढ़ाने के लिए लाओ या टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए लाना। पावर टू एग्जेम्प्ट एनी एलएलपी और अ क्लास ऑफ एलएलपी फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट, किसके साथ है पावर? एग्जेम्प्ट करने का पावर इज ऑलवेज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई नहीं कर सकता। एमसीए को करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा, एग्जेम्पशन की तुमको ऑडिट का दरकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, व्हाइट वॉश या कलर वॉश कितने साल में कितने पीरियड में एक बार एटलीस्ट कम से कम करना होगा? व्हाइट वॉश या कलर वॉश कम से कम 14 मंथ्स में एक बार करना होगा। 14 मंथ में व्हाइट वॉश या कलर वॉश करो और 5 इयर्स में डोर विंडोज वगैरह को पेंट करना, तो व्हाइट वॉश या कलर वॉश वंस इन 14 मंथ्स करना होगा तुमको। Provisions of EPS and miscellaneous provisions act are applicable to cinema and theater employing 20 or more persons. 20 और मोर पर्सन है तो ही, अब कोई भी हो, सिनेमा थिएटर हो या कोई भी और कैसा भी टाइप का एस्टैब्लिशमेंट हो, 20 और मोर पर्सन है तो उन पे एप्लीकेबल है। 20 से कम में भी एप्लीकेबल है, लेकिन फिर तुमको नोटिस देना पड़ेगा उनको पहले 2 महीने का। ग्रेचुइटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर इज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years, ये तो ठीक है। ऑन कब देते हैं? टर्मिनेशन पे देते हैं। टर्मिनेशन मतलब ले ऑफ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ ट्रांसफर टर्मिनेशन नहीं हुआ, मैरिज, रीएम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन पे उसको ग्रेचुइटी मिलता है हमेशा। कभी भी ट्रांसफर, रेजिग्नेशन, ट्रांसफर या मैरिज वगैरह पे नहीं मिलता ग्रेचुइटी, सिर्फ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट के लिए होता है ना, सिर्फ टर्मिनेशन पे मिलेगा। ईएसआई फंड में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 3.25 एंड 0.75, टोटल 4% होता है तो 3.25 एंड 0.75, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर एम्प्लॉयर कैन फिक्स द वेज पीरियड एज पर कोड ऑफ वेजेस 2019, कैसे फिक्स करेगा एम्प्लॉयर? मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स करेगा? डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली? बोला था ना, चारों में से कुछ भी हो सकता है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली, कुछ भी हो सकता है। डेली है तो एंड ऑफ डे उसको पे करना होगा, वीकली है तो एंड ऑफ द वीक उसको पे करना होगा जब उसका वीकली हॉलीडे आ जाएगा, फोर्टनाइटली है तो जब फोर्टनाइट खत्म होगा उससे सेकेंड डे के एंड पे उसको पे करना होगा, और मंथली है तो 12th डे के पहले पहले उसको पे कर देना होगा। बट यहां वो पूछा ही नहीं है, पूछा है कैसे वेजेस को किस तरीके से फिक्स करेगा, चारों में से कुछ भी हो सकता है। सो सी 1 2 3 4 कैसे भी फिक्स कर सकता है, वो उसके ऑप्शन पे है, मतलब वो म्यूचुअल कंसेंट पे चलेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल? 3 साल। 3 साल के लिए हम स्वेट इक्विटी शेयर को लॉक इन में रखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 साल तक तुम बेच नहीं पाओगे। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल कीप एंड मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड फॉर्म नंबर। कौन से फॉर्म में तुम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करते हो? MGT 1, MGT 11 प्रॉक्सी फॉर्म हो गया, सॉरी, MGT 1 में हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करते हैं। अगेन ये सब यू नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, पॉसिबल नहीं है इतना चीज याद रखना, बट जितना आ जाए, जितना हो जाए MCQ ये करते करते उतना बढ़िया है। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर्स और प्राइस एंड क्वांटम, ये तो तुमको तुरंत क्लिक होना चाहिए, इज नोन एज क्या? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, सब कुछ नहीं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस और क्वांटिटी का कंप्लीट डिटेल्स नहीं होता। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, क्या फुद्दू क्वेश्चन है। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट। मॉरल जजमेंट अच्छा क्वेश्चन होता अगर वो नेचर को नहीं लिखते और फिर डैश ऑफ मॉरल जजमेंट अगर लिखते, तब क्वेश्चन फंस जाता, क्योंकि यहां जो 3 टाइप के एथिक्स होते हैं, अप्लाइड एथिक्स, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स होता है कंटेंट ऑफ मॉरल जजमेंट से डील करता है, और मेटा एथिक्स होता है नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट से डील करता है। विच इज नॉट द सर्कमस्टांस इन विच ट्रांजिट ऑफ गुड्स इज एट एंड। ठीक है, कौन से सर्कमस्टांस में ट्रांजिट ऑफ गुड्स खत्म नहीं होता? नॉट, अगेन नॉट पे फोकस करना। कौन से फॉलोइंग ऑप्शन में से ट्रांजिट खत्म नहीं होगा? ट्रांजिट
कब खत्म होगा, इसका 3 केसेस है। लॉ 3 केस बोलता है सोगा कि ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा। पहला, अगर बायर डिलीवरी अराइवल से पहले पहले ले लिया तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। बायर ने डिलीवरी लिया, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर बायर ने रिजेक्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट एजेंट पहुंचा था बट बायर ने रिजेक्ट कर दिया, तो मान लेंगे कि ट्रांजिट खत्म, वो उसका गलती है। तीसरा, अगर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर टू द बायर, तो मान लेंगे कि ट्रांजिट खत्म हो गया। बट कब नहीं खत्म होगा, अगर कोई बेली सेलर refuses to deliver to the goods of to the buyer, तब ट्रांजिट खत्म नहीं होगा। Imitation of reconstitution of change in a registered partnership is to be given to the register of firms। कितने टाइम में हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेंज का नोटिस देना पड़ेगा? कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तुमको चेंज करना है आराम से करो और उसके बाद बता देना। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तुमको चेंज कर लो उसके बाद इंटीमेट कर देना। फॉर्म में क्या नाम नहीं हो सकता? फॉर्म शैल नॉट कंटेन एनी नेम। किंग नहीं हो सकता, क्वीन नहीं हो सकता, एम्पायर नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी ये सब नाम उठपटांग नाम नहीं रख सकता। कंपनी अलग है, ये फॉर्म पूछा है। कंपनीज एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट में इंडिया ये सब है, इंडिया गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ये सब आता है। फॉर्म में किंग क्वीन एम्पायर ये सब नहीं हो सकता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? एक्चुअल, एंटीसिपेटरी, दो टाइप का ब्रीच होता है। एक्चुअल तो ये हो जाएगा आइदर ऑफ द अबव। एक्चुअल, एंटीसिपेटरी, दो टाइप का ब्रीच होता है। एवरी एजीएम कितने डायरेक्टर रिटायर करेंगे बाय रोटेशन? 2/3, फिर रिपीट हो गया। होल्डर मतलब ये भी रिपीट हो गया, जो कंसिडरेशन के हिसाब से कंसिडरेशन के साथ पोजेशन में आ जाता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होगा? राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होगा? बोलो, राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है? उसका पहला राइट होता है राइट टू लियन। पहला राइट होगा राइट टू लियन जब तक अनपेड सेलर मतलब जिसको पैसा नहीं मिला, सेलर है बट अभी तक पैसा नहीं मिला, उसका राइट क्या क्या होगा? राइट ये होगा कि बायर का गुड्स रेडी है बट वो पैसा नहीं दे रहा है तो गुड्स डिलीवर मत करो, राइट टू लियन लगा लो। कब्जा कर लेगा, गुड्स रख के रखेगा, डिलीवर नहीं करेगा, पहला राइट टू लियन। दूसरा, अगर वो पैसा नहीं दे रहे रीसेल कर सकता है क्या? हाँ, कुछ केस में रीसेल अलाउड है, पेरिशेबल गुड्स जैसे रीसेल कर सकता है। तीसरा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तब फिर क्या करें? रोक दे, हम राइट टू लियन लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। हाँ, वहां पे स्टॉप कर सकता है गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का ऑप्शन आ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। शेड्यूल 2 एम्प्लॉयमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर मोर देन 5 years? अगेन ये भी वही 21 years होगा, एलएलपी वाला जो ऊपर में चेंज कराया था ना, 21 years होगा। और ऑप्शन बी लिक्विडेशन डॉक्यूमेंट अकाउंट्स को मार्क करना है। चेक इज डीम्ड टू बी क्या? चेक में हम लोग क्या करते हैं? इज डीम्ड टू बी क्रॉस्ड। ये क्वेश्चन इनकंप्लीट है। अ चेक इज डीम्ड टू बी क्रॉस्ड व्हेन? कब डीम्ड टू बी क्रॉस्ड होगा? बोलो, कब डीम्ड टू बी क्रॉस्ड होगा? कब मानेंगे इसको क्रॉस्ड? या तो एडिशन ऑफ नेम है या चेक इज शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस्ड। कब मानते हैं क्रॉस चेक होता है? दो टाइप का क्रॉसिंग होता है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में तुम बस दो ऐसे क्रॉस कर दो, अकाउंट पे ही लिख दो, काम हो जाएगा। अकाउंट पे ही लिखना नहीं है तो भी काम हो जाएगा। स्पेसिफिक क्रॉसिंग में हम नाम लिखते हैं ताकि वो स्पेसिफिक इंसान को ही पे हो सके। तो जनरल क्रॉसिंग में 2 लाइंस में काफी है, तो इसीलिए ड्रॉइंग 2 लाइंस पैरेलल, तभी डीम्ड टू बी क्रॉस मान लेते हैं। एडिशन ऑफ नेम जरूरी नहीं है, इसीलिए बहक मत जाना। ऐसा नहीं कि एडिशन से भी हो जाएगा, ड्राइंग लेन से भी हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव नहीं, ये ध्यान रखना। ड्राइंग लाइंस मैंडेटरी है, अब एडिशन ऑफ नेम मैंडेटरी नहीं है। जनरल क्रॉसिंग है तो बिना नाम की क्रॉस हो ही जाएगा ना, तो इसीलिए पार्ट बी आंसर है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कब अराइज होगा? जब प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे टू द क्रेडिटर। वापस सेम हो गया, ये वाला अलग है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ अटॉर्नमेंट। डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को बोलते हैं डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। मैं गया गुड्स डिलीवर, मेरा गुड्स था, अब मैं नहीं जा पा रहा, मैंने मम्मी को या भाई को भेज दिया डिलीवरी लेने के लिए, या पापा को भेज दिया, तो अलाउड है क्या? हाँ, मान लेंगे ना, डिलीवर हो गया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, जब तुम खुद नहीं जा रहे, अटॉर्नी, जब तुम खुद नहीं जा रहे, तुम किसी और को भेज रहे हो, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैंने चेक इज क्रॉस जनरली द बैंकर ऑन whom it is ड्रॉन, वो किसी और को नहीं पे करेगा।
द बैंक क्रॉसिंग मतलब क्या, जिस बैंकर के ऊपर में चेक ड्रॉन है वो उसी को पे करेगा और किसी को नहीं पे करेगा. शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर. करेक्ट. अगर जनरल क्रॉसिंग कर दिए ऐसा लिख दिया, मतलब अब वो बेरर नहीं बचा. अब वो बेरर नहीं बचा इसका मतलब किसी इंसान को हाथ में पैसे नहीं देगा. एक बैंक सिर्फ एक दूसरे बैंक को ही पैसे देगा, ये होगा अकाउंट पे ही चेक. तो शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर. सिर्फ एक बैंकर को ही पैसा देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा. राइट ऑफ रिसीविंग ग्रेचुइटी बाय द एम्प्लॉय. कौन सा राइट है ये? स्टैट्यूटरी राइट है. अंडर लॉ ये राइट मिलता है. पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तुमको ये राइट देता है. सो इसीलिए दिस इज स्टैट्यूटरी राइट. ईएसआई एक्ट के तहत अ मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कैसे रिजाइन कर सकता है? बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग. बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग वो रिजाइन करेगा. किसको देगा नोटिस? नॉर्मली इसका टर्म होता है 4 साल का, याद है ना? 4 साल का इसका टर्म होता है. 4 साल का टर्म है तो वो रिजाइन कैसे करेगा? वो रिजाइन करेगा बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इन राइटिंग देगा और वहां रेजिग्नेशन फाइनल नहीं होता, एक्सेप्टेंस आना होगा बाय द सीजी. एक्सेप्टेंस आ गया तो मेरा रेजिग्नेशन फाइनल हो जाएगा. अब हाँ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अगेन ये पुराना हो गया, कोड ऑन वेजेस में आता है फिर, बट ये पॉइंट सेम है, इसमें भी सेम है. नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स. 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर, 15 साल के से कम उम्र वाले बच्चों पर कोई फाइन नहीं लग सकता, उनसे ज्यादा पे फाइन लगेगा. अनलिस्टेड कंपनी में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में इशू करना होगा? लिस्टेड है तो 15 दिन सेबी के हिसाब से, अनलिस्टेड है तो 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स अनलिस्टेड है तो. उसके बाद ये क्या बोला? रूल 20 रिगार्डिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल अप्लाई एज फार एज एप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू द रूल in respect of voting by electronic means. Here what does mutatis mutandis means? Mutatis mutandis मतलब क्या? As applicable. जितना जरूरी चेंजेस है उतना चेंज कर लो, बाद बाकी सेम टू सेम अप्लाई कर देना. मतलब by making necessary alterations. Necessary alteration जो है वो कर लेना, उसके बाद तुम applicable बना देना. If the registration of charge is not done in 30 days, कितने दिन में रजिस्ट्रेशन होना होगा? पहले 300 दिन होता था तो 300 दिन को मत मार्क कर देना, ये अमेंड हो चुका है. 30 + 60 डेज, टोटल टाइम यही है. 30 डेज फीस पे, 30 डेज और 30 डेज एडिशनल फीस पे और 60 डेज एड वैलोरम फीस पे, तो टोटल 120 डेज ही मिलता है. अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ क्या? यहां पे क्वेश्चन ये, स्टैंडर्ड ऑफ डैश टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शंस कैन बी कंपेयर्ड टू. क्या टाइप का स्टैंडर्ड होता है एथिक्स में? क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? वैल्यू का स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड लिविंग का स्टैंडर्ड बताएगा, लाइफ का स्टैंडर्ड बताएगा कि स्पीच का बताएगा? ऑब्वियसली वैल्यूज. एथिक्स माने क्या? वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, बिहेवियर, तो वैल्यूज का स्टैंडर्ड बताएगा. इसी के साथ अपना ये एमसीक्यू सेशन भी खत्म. ये फटाफट से मैं तुमको ये डिस्कशन करा दिया क्योंकि जस्ट तुम्हारे एग्जाम से पहले कुछ एक 30 मार्क्स का यहाँ पे रिविजन हो गया हो, तो बस इस तरीके से तुमको क्वेश्चंस आंसर करने हैं. सबसे पहले कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमको सटीक पढ़ते ही याद आ जाएगा, जैसे टाइम लिमिट्स है या कुछ है, तो वो तुमको डायरेक्ट याद आ जाएगा. डायरेक्ट याद आ गया तो वो ऑप्शन को खोजना, टिक मार्क मार देना. कुछ ऑप्शन है जो तुमको याद नहीं आएगा, तो वहां पे चारों ऑप्शन को पढ़ना, एलिमिनेशन अप्रोच यूज करना. लेकिन ब्रह्मास्त्र रूल ये है, कोई भी एमसीक्यू को छोड़ मत देना भूल से भी. कोई एक एमसीक्यू भी छूटना नहीं चाहिए. तुमसे छूट गया तो फिर देख लेना क्या होगा कल. बहुत अच्छे से पढ़ना यार. ऑल द बेस्ट. कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे तो जरूर मेरे पास आना, मैसेज कर देना. आई एम अवेलेबल फॉर यू. बाय बाय.